हेलो फर्स्ट ईयर, मैं डॉक्टर अंजुवाला। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पिछली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, पूंजीवाद। पूंजीवाद में मैंने शुरू में विशुद्ध पूंजीवाद की परिभाषा, इसके बाद उसके लक्षण विशेषताओं के बारे में बतलाया था विस्तार से, और फिर वर्तमान में जो प्रचलित पूंजीवाद का आधुनिक स्वरूप है उसकी चर्चा की थी। अब इस क्लास में हम परोक्ष नियंत्रण राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों के द्वारा पूंजीवाद में किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आजकल पूंजीवादी देशों में आर्थिक उतार चढ़ाव व आर्थिक असमानता वगैरह की समस्याओं के हल के लिए सरकार बजट व मौद्रिक नीति के माध्यम से विभिन्न समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए मंदी के समय कर कम कर दिए जाते हैं और सरकारी व्यय बढ़ा दिया जाता है, और ब्याज कम करके निजी विनियोगकर्ताओं को प्रोत्साहन किया जाता है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कर बढ़ाए जाते हैं, सरकारी व्यय में कटौती की जाती है और साख नियंत्रण के उपायों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सरकार का आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप बढ़ गया है और पूंजीवाद अपने पूर्व शुद्ध रूप में से काफी दूर होता जा रहा है। वास्तविक जगत में पाए जाने वाला पूंजीवाद विशुद्ध पूंजीवाद से काफी भिन्न होता है। आज भी निजी संपत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है और उत्तराधिकार की संस्था विद्यमान है, चाहे उस पर कितने ही प्रतिबंध लगे हो। सरकार निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करती है एवं वहां के उद्यम की स्वतंत्रता प्रदान है। वहां उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पाई जाती है, लाभ की प्रेरणा के लिए अवसर होते हैं और कुछ सीमा तक प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है। अतः शुद्ध पूंजीवाद तो समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी आधारभूत संस्थाएं आज भी देशों में कायम हैं। पूंजीवाद की उपलब्धि या गुण। अमेरिका में पूंजीवाद प्रणाली के पिछले लगभग 150 वर्षों से अर्थव्यवस्था का संचालन किया है, जिससे उसकी सफलताएं व असफलताएं हमारे सामने आया है। जापान एक विकसित पूंजीवादी देश है। सिंगापुर जैसे छोटे देश ने भी पूंजीवाद को अपनाया है। इसमें सबसे पहला गुण है लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजीवाद ने वातावरण में अनेक परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढालने की शक्ति प्रकट की है। इसने स्वयं को युद्ध व शांति जैसे नई तकनीक, उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन, शहरीकरण, औद्योगिकरण के अनुसार बदला है। इसमें निर्णय लेने वाली इकाइयां जैसे उद्यमकर्ता, उपभोक्ता, श्रमिक, मजदूर संघ आदि के द्वारा अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की शीघ्रता दिखाई है। इसने शीघ्र ही व्यावसायिक संगठन का कंपनी रूप अपना लिया है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि ये पूंजीवाद के आरंभ से नहीं थी। जापानी अर्थव्यवस्था ने भी पूंजीवादी ढांचे को अपनाकर काफी लचीलापन व परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की है। 1973-74 के प्रथम तेल संकट का जिस बेखूबी से सामना किया है वे दुनिया में बेमिसाल है। तकनीकी प्रगति, अनुसंधान व विकास, लागत की कमी, वस्तु में गुणात्मक सुधार तथा निर्यात संवर्धन ने वहां उद्योगों में विस्फोटक विकास की दशा उत्पन्न की है। पूंजीवाद में विभिन्न संस्थाओं परिवर्तन को कानूनी रूप दिया गया है। इस व्यवस्था की लोच, नवप्रवर्तन, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन व समायोजन की क्षमता के अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। दूसरा है पूंजीवाद निर्माण को बढ़ावा देती है। पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है।
पूंजीवाद में आर्थिक असमानता ने पूंजी संग्रह को बढ़ावा दिया है। इस प्रणाली ने उत्पादन में नए मार्ग खोले हैं, जिससे बचतें बढ़ी और उन्हें विनियोगों में बदला गया। अतः तीव्र गति से पूंजी निर्माण होने से पूंजीवाद में आर्थिक विकास काफ़ी तेज हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि इस व्यवस्था में आमदनी की असमानताओं के कारण बचत की दर ऊंची होती है, जिससे आर्थिक विकास में मदद मिलती है। जापान ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाकर ही तेजी से आर्थिक विकास किया। हालांकि वहां सरकार ने भी विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप भाग लिया है। तीसरा है रहन सहन का बढ़ता हुआ स्तर। इस प्रणाली के अंतर्गत ही अमेरिका के निवासियों ने अपना जीवन स्तर में अत्यधिक वृद्धि की है। आज भी अमेरिका की सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति बहुत ऊंची है। यह भी ध्यान देने लायक है कि आय की असमानता के बावजूद बढ़ती हुई असंपन्नता में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूंजीवाद ने कई देशों में वहाँ के नागरिकों को ऊंचा जीवन स्तर प्रदान करने का सुअवसर दिया है। अमेरिका, कनाडा, जापान व सिंगापुर आदि के देशों में नागरिकों को ऊंचा जीवन स्तर पूंजीवाद की ही देन है। अन्य नए औद्योगिक देश भी इसी प्रणाली को अपनाकर आगे बढ़े हैं। आज जापान में 90% से अधिक परिवारों के पास रंगीन टीवी सेट्स, विद्युत चालित वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर पाए जाते हैं। लगभग आधे परिवार के पास स्वयं की कारें हैं। चौथा है उद्यमशीलता व व्यक्तिगत प्रेरणा का विकास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विभिन्न आर्थिक कार्यों के लिए उद्यमकर्ता को प्रेरणा देती है, जो उद्यम उत्पादन के साधनों का संगठन करते हैं, जोखिम उठाते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। व्यक्तिगत प्रेरणा का विकास इसी व्यवस्था की छत्रछाया में हो सकता है। अगला है तकनीकी प्रगति। पूंजीवाद के विकास व तकनीकी की प्रगति ने अब स्वचालित यंत्रों के प्रयोग की स्थिति में पहुंच गए हैं। निरंतर अनुसंधान, आविष्कार व नए प्रयोगों के कारण बहुत जटिल यंत्र हमारे बीच में आ गए हैं, जो लागत कम करने की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखते हैं। पूंजीवादी ढांचा लगभग लागत घटाने वाले परिवर्तनों को बढ़ावा देते हैं। सीटोवस्की ने प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवादी प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यकुशलता मानी है। पहली तकनीकी कार्यकुशलता, दूसरी आर्थिक कार्यकुशलता। तकनीकी कार्यकुशलता में उत्पादन की लागत न्यूनतम हो जाती है। आर्थिक कार्यकुशलता में उपभोक्ता की पसंद के अनुसार माल बनाया जाता है। छठा है व्यक्तिगत योग्यता व प्रतिफल के बीच सीधा संपर्क। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत योग्यता व प्रतिफल में सीधा संबंध पाया जाता है। ऊंची योग्यता दुर्लभ व कम होने से ऊंचे प्रतिफल प्रदान करती है। सफल औद्योगिक या आर्थिक इकाइयां जीवित रहती एवं पनपती है। घाटे में चलने वाली इकाइयां बंद हो जाती हैं। इस प्रकार पूंजीवाद कार्यकुशलता की नींव पर टिका है। यह सबसे अधिक योग्य के जीवित रहने यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को लागू करता है। सातवां, पूंजीवाद लोकतंत्र व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हामी रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन केवल आर्थिक आधार पर नहीं हो जाता, बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना होता है। आज भी एक औसत अमेरिकी नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता व लोकतंत्र आदि के मूल्यों को अधिक महत्व देने के कारण
पूंजीवादी प्रणाली को अधिक पसंद करता है। 8वां, आधुनिक टिकाऊ उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ। पूंजीवाद में बाजार तंत्र, टीवी, फ्रिज, वीडियो, टेप रिकॉर्डर, एसी, घड़ी, शानदार पोशाकें, फर्नीचर, मोटर इत्यादि के उत्पादन व वितरण की दृष्टि से काफी कार्यकुशल प्रमाणित सिद्ध हुआ है। पूंजीवाद व की कमियां या दोष। ग्रिगोरी ग्रोसमैन के अनुसार मंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, धीमा विकास, ये जो गंभीर समस्या हैं जिनका एक विकसित अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ता है, ये बातें निजी उद्यम उपक्रम के संबंध में समाजवादी आलोचना का केंद्र बिंदु रही है। पहला, पूंजीवाद में धन एवं आय की भारी असमानता व अत्यधिक सामाजिक असमानता। पूंजीवाद में चाहे उत्पादन की समस्या हल कर ली हो, लेकिन वितरण की असमानता इसका सबसे बड़ा दोष है। उत्तराधिकार की संस्था के कारण आर्थिक असमानता कायम रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति का हस्तांतरण आय की असमानता को स्थायी बना देता है। समाज धनी व निर्धन दो वर्गों में बढ़ जाता है, जिससे सामाजिक तनाव, वर्ग संघर्ष, हड़ताल, तालाबंदी, घेराव आदि को बढ़ावा मिलता है। अनार्जित आय। पूंजीवाद में अनार्जित आय के अवसर पाए जाते हैं जो निम्न हो सकते हैं: एकाधिकार लाभों से प्राप्त आमदनी, भूमि व अन्य प्राकृतिक साधनों के लगान से प्राप्त आमदनी, विरासत के धन से प्राप्त आमदनी। आय को अनार्जित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति का अपना कोई प्रयत्न नहीं होता। दूसरा, साधनों की बेकारी की समस्या। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। इसमें कोई भी साधन लंबी अवधि तक बेकार नहीं रह सकता। लेकिन 1930 की मंदी, महामंदी के यह स्पष्ट हो गया कि साधनों की बेकारी की स्थिति पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में मांग की कमी के कारण श्रमिकों के व्यापक रूप से बेकारी फैल जाती है। साधनों की गतिशीलता में रुकावट के कारण भी इसके उपयोग में कमी पाई जाती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार बेरोजगारी व्यक्तियों की काफी संख्या में एक रिजर्व सेना बनी रहती है। तीसरा है साधनों का अपव्यय यानी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। प्रतिस्पर्धा के कारण औद्योगिक साज सामान व उपक्रम इतने बढ़ा लिए जाते हैं कि कुछ सीमा तक फालतू पड़े रहते हैं। नित्य नए उपकरण व यंत्र सामने आते रहते हैं, जिससे पहले के उपक्रम या यंत्र बेकार हो जाते हैं। मान लीजिए एक मशीन 5 वर्ष चलती है, लेकिन तकनीकी परिवर्तन के कारण वह दूसरी नई व बेहतर मशीन आ जाती है, तो पुरानी मशीन को हटाकर नई मशीन लगाने से पुरानी मशीन बेकार पड़ी हो रह जाती है और उत्पादन प्रक्रिया से हट जाती है। चौथा है एकाधिकार व निजी हाथों में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के दोष। पूंजीवाद में एकाधिकार व आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होना स्वाभाविक है। भारत में कुछ एक आर्थिक औद्योगिक घराने हैं जिसमें काफी सत्ता केंद्रीकृत हो गई है। इसके राजनीतिक परिणाम भी घातक होते हैं और समाज में भारी असमानता उत्पन्न हो जाती है। पांचवा है मानव कल्याण की नितांत उपेक्षा व निजी लाभ पर अत्यधिक जोर। पूंजीवाद में प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ में लागत व लाभ के तराजू लिए बैठा रहता है। लाभ अधिकतमकरण करने, लागत न्यूनतम करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है।
मान लीजिए किसी उत्पादक को शराब के उत्पादन में 20% लाभ मिलने की आशा है, दूध के उत्पादन में 10%, तो शीघ्र ही वह अपने साधन शराब के उत्पादन की ओर हस्तांतरित हो जाता है, जिससे समाज का कल्याण कम हो जाता है। लेकिन पूंजीपति का लक्ष्य अधिक से अधिक उत्पत्ति करना, कम से कम लागत रखना और अधिक से अधिक लाभ रखना, जो जन कल्याण के लिए घातक है। अगला है पूंजीवाद व व्यापार चक्र। पूंजीवाद में व्यापार चक्र या आर्थिक तेजी मंदी के दौर आते रहते हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। व्यापार चक्र में मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन की दशाएं आती हैं। मुद्रास्फीति से आय का वितरण अधिक असमान हो जाता है। मुद्रा संकुचन के समय मांग की कमी से उत्पन्न मंदी से बेरोजगारी फैल जाती है और आर्थिक साधन बेकार हो जाते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का शिकार रही है, जबकि आमतौर पर चीन में यह समस्या नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां पर अर्थव्यवस्था नियोजित ढंग से संचालित की जाती है और अधिकांश कीमतें बाजार तय नहीं करती। व्यापार चक्र मुख्य तौर से पूंजीवाद के कारण ही उत्पन्न होता है। इसके 3 कारण बताए हैं: मनोवैज्ञानिक, मौद्रिक व अधिक बचत की प्रवृत्ति। सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कारखानों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। कृषिगत उपज में उतार चढ़ाव आते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों से व्यवसायियों के द्वारा आशावाद व निराशावाद से प्रभावित होकर माना जाता है। मंदी के बाद वे बेहतर समय की आशा में पूंजीवत सामान को बदलना प्रारंभ करते हैं, जिससे पुनरुत्थान की क्रिया फिर से चालू हो जाती है। इस प्रकार तेजी की चरम सीमा पर मंदी आने की संभावना प्रतीत होती है, तो वे अपने कार्यों में मंदी को प्रारंभ करवा देते हैं। अगला है लाभदायकता पर जोर, न कि उत्पादकता बढ़ाने पर। पूंजीवाद में उत्पादक लाभदायकता बढ़ाने पर अधिक जोर देते हैं, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते। लाभदायकता के अंतर्गत तो कुछ प्राप्तियां, कुछ लागतों में अंतर देखा जाता है, लेकिन उत्पादकता की धारणा अधिक व्यापक होती है। यदि कोई खान निजी उद्यमकर्ता को सौंप दी जाए तो इससे ज़्यादा खनिज पदार्थ निकालकर अपना निजी लाभ अधिकतम करना चाहेगा, चाहे इस प्रक्रिया में सामाजिक क्षति क्यों न कर बैठे। अगला है, यह व्यवस्था सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करने में प्रयुक्त नहीं की जा सकती। सार्वजनिक वस्तुओं जैसे सड़क, पुलिस, सेना, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, समुद्र में प्रकाश घर बनाने इत्यादि में पूंजीवादी व्यवस्था बाजार प्रणाली के माध्यम से अनावश्यक विकास नहीं कर पाती। इसमें सरकार का आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार पूंजीवादी सामाजिक वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता। अगला है, पूंजीवादी व्यवस्था जल, थल, वायु प्रदूषण की समस्या को हल नहीं कर पाती। विकसित पूंजीवादी देशों में पर्यावरण की समस्या काफ़ी जटिल पाई जाती है। वहाँ वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। अगला, विकसित पूंजीवादी देशों की नीतियों में विकासशील देशों के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़े हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर C.H. हनुमंतर राव का कहना है कि विकसित पूंजीवादी देशों में संकट का विकासशील देशों की व्यवस्था पर 3 प्रकार से विपरीत असर पड़ा है। एक तो विकासशील देशों में सैन्यकरण व शस्त्रीकरण बढ़ा है, जिससे पड़ोसी देशों से संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। दूसरा, व्यापार की शर्तें विकासशील देशों के विपक्ष में चली गई हैं, जिससे इनकी निर्यात वस्तुओं की कीमतें अपेक्षाकृत नीची रह जाती हैं और आयात महंगा हो जाता है। तीसरा, पूंजीवादी देशों में निर्धन विकासशील देशों की
आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की कुचेष्टा भी की है, जिससे उनको ऐसी उदार नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है जिनका लाभ विकसित पूंजीवादी देशों को अधिक मात्रा में मिला है। सारांश। पूंजीवादी व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं, इसका स्वरूप भी बदला है। सरकार ने कमियां दूर करने के दो विकल्प भी रखे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आवश्यक सुधार करके उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करना, अर्थव्यवस्था का अंत करके उसके स्थान पर साम्यवादी या सामाजिक व्यवस्था का स्थापित करना। पहले विकल्प के अनुसार सरकार को व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए उत्पादन को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए एवं आर्थिक असमानता कम करने के लिए प्रत्यक्ष करों व सामाजिक सार्वजनिक व्यय का उपयोग करना चाहिए एवं आर्थिक अस्थिरता को कम करने के लिए राजकोषीय, मौद्रिक व भौतिक नियंत्रण आदि उपाय अपनाने चाहिए। इस प्रकार पूंजीवाद में सुधार करना संभव है। इसका पूर्ण रूप से अंत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।